एक तारीख रोम से चली और पूरी दुनिया में फैली। क्या हर देश में 14 फरवरी का मतलब एक जैसा ही है या हर जगह इसकी कहानी अलग है? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी तारीख की कहानी है जो अपने आप में लव और एक्सप्रेशन का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन चुकी है। आज की कहानी है वैलेंटाइन डे के बारे में। तो करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है रोम से, जहाँ पत्थरों से बने पुराने शहर की गलियों में सुबह की रोशनी फैल रही थी। हवा में धूल के कण तैर रहे थे और सैनिकों के भारी कदमों की आवाज गली के हर मोड़ पर गूंज रही थी। नगर के दरवाजों पर शाही मोहर में लगी हुई अनाउंसमेंट थी, जिन घोषणाओं में राज्य के नए नियम और नए ऑर्डर्स के बारे में लिखा गया था। और ये नए ऑर्डर्स क्या थे, आइए हम जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। बाजार खुल चुके थे और दुकानदारों की नजरें ग्राहकों से ज्यादा सैनिकों की गतिविधियों पर टिकी हुई थी। हर कोई जानता था रोमन साम्राज्य में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। और उसी दिन से शुरू होती है एक ऐसी तारीख की कहानी जिसे सदियों बाद दुनिया अलग अलग नामों से जानेगी। लेकिन उस वक्त वो दिन सिर्फ एक प्रशासनिक दौर की परछाई था। मेनली ये कहानी फोकस करती है रोम के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, जहाँ पे सम्राट क्लॉडियस सेकंड के दरबार में चर्चा हो रही थी कि किस तरह से अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से मजबूत बनाया जा सके, राज्य के बॉर्डर को सुरक्षित किया जा सके। इसी के चलते सेना के नियमों को और सेना में भर्ती से जुड़े लोगों के नियमों पर सख्ती की जा रही थी। नगर प्रशासन के अधिकारी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। रोमन परंपराओं और उभरते धार्मिक समूहों के बीच में संतुलन बनाना इतना आसान नहीं था। पहरेदारों के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं थी बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी था। इसी बीच एक धार्मिक व्यक्ति का नाम बार बार उभर कर आया जाने लगा और वो शहर के बीच अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ने लगा। उसकी पहचान एक शांत व्यक्ति के रूप में थी। नगर प्रशासन के अधिकारी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और उस समय प्रशासन की नजर में धार्मिक केंद्र शांति का नहीं बल्कि सहनशील क्षेत्र माने जाने लगे, क्योंकि वहां भीड़ जमा होती थी और भीड़ अपने साथ अलग अलग विचार लेकर आती थी। रोमन अधिकारियों को हमेशा ये चिंता रहती थी कि कहीं ये भीड़ के विचार और ये धार्मिक गतिविधियां उनकी सत्ता के लिए कोई नया खतरा ना पैदा कर दे। इसीलिए नगर में सूचनाओं का जाल बिछा हुआ था, जहाँ पे छोटी छोटी गतिविधियों की रिपोर्ट बना दी जाती थी और उसे सम्राट तक पहुंचाया जाता था। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट कारागार की ऊंची दीवारें, जहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था। पत्थर की ठंडी फर्श, लोहे की सलाखें, पहरेदारों की सख्त निगाहें कैदियों को यह याद दिलाती थी कि राज्य की अवज्ञा का मूल्य क्या होता था। धार्मिक गतिविधि से जुड़े हुए व्यक्तियों को उस समय वहां पर उस जेल में डाला गया था। उनके नामों के साथ साथ आरोपों की सूचियां भी जुड़ी होती थी। नगर के बाहरी इलाकों में इन घटनाओं को लेकर फुसफुसाहटें फैलने लगी। कुछ लोग इसे सत्ता का सामान्य व्यवहार मानते थे, तो कुछ उस दौर के भीतर चल रहे टकरावों का संकेत मानते थे। 14 फरवरी की तारीख उस समय किसी त्योहार या परंपरा से नहीं जुड़ी हुई थी। अगर ये कोई त्योहार नहीं था तो कैसे ये वैलेंटाइन डे आखिर में इतना बड़ा फेस्टिवल बन गया? शुरू होती है कहानी सेंट वैलेंटाइन से। रोम के भीतर एक ईसाई पादरी था जिसका नाम वैलेंटाइन बताया जाता है। वह बड़े पद पर नहीं था और ना ही दरबार से उसका कोई सीधा संबंध था। वह शहर के अलग अलग इलाकों में धार्मिक अनुष्ठान करता और बीमार लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता कि उनको सेहत मिल जाए। उस समय ईसाई समुदाय पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण में नहीं था, इसीलिए धार्मिक गतिविधियां अक्सर सीमित दायरों में होती थी। वैलेंटाइन का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी गतिविधियां धीरे धीरे प्रशासन की निगाहों में आने लग गई। समय के साथ साथ ये चर्चा फैलने लगी कि वह कुछ ऐसे धार्मिक कार्य कर रहा है जिसे रोमन नियमों की खुली स्वीकृति नहीं मिली थी। नगर के अधिकारियों के लिए यह बहुत चिंता का विषय था। किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जिसकी परमिशन नहीं है, वो राज्य की व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती थी। सूचना तंत्र सक्रिय हुआ, चर्च और धार्मिक स्थलों के आसपास की निगरानी बढ़ा दी गई। वैलेंटाइन को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। कारागार में उसका जीवन सख्त नियमों के बीच बीतने लगा। पत्थर की दीवारों के भीतर दिन और रात
का अंतर बस रोशनी और अंधेरे से पहचाना जाता। पहरेदारों के लिए वह एक कैदी भर था, लेकिन बाहर के लोग उसके बारे में तरह-तरह की बातें करते रहते थे। कुछ लोग थे जो उसको सज़ा मिलना जस्टिफ़ाई कहते थे, कि यानी उनको लगता था कि वैलेंटाइन को जेल के अंदर ही होना चाहिए क्योंकि उसने राज्य से बगावत करी है। वहीं कुछ लोग इसे सत्ता की कठोरता मानते थे, उन्हें लगता था कि वह एक संत है और उसे जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। वैलेंटाइन को जेल के अंदर क्यों डाला गया, उस समय की कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज़ नहीं है कि जो ये बता सके कि उसे जेल में क्यों डाला गया। लेकिन इस बारे में अलग-अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट क्लोडियस सेकंड ने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी थी और वैलेंटाइन चोरी-छिपे उनकी शादियाँ करवाता था। इसी कहानी का इस्तेमाल बाद में उसे प्रेम और शादी से जोड़ने के लिए किया गया। लेकिन इतिहासकारों के पास उस दौर के जो असली रोमन रिकॉर्ड और दस्तावेज हैं, उनमें किसी आधिकारिक घोषणा या सैनिकों की शादी पर पूर्ण प्रतिबंध का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। ये सही है कि रोमन सेना के नियम कड़े जरूर थे और लंबे समय तक सैनिकों को विवाह की अनुमति नहीं होती थी, यानी ऑफिशियली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि वो शादीशुदा हैं, या अगर वो शादीशुदा होते भी तो उन्हें अपनी शादी को छुपा कर रखना पड़ता था। ये नीति समय-समय बदलती रहती थी और क्लॉडियस द्वितीय के समय की स्थिति को लेकर कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि किस तरह का उस समय शादी को लेकर नियम कैसे थे या सैनिकों की शादी को लेकर नियम कैसे थे। यानी एक प्रचलित कहानी ये भी कहती है कि 14 फरवरी को ही सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया था, लेकिन इतिहासकार इस बात को किसी पक्के सबूत के साथ नहीं कह सकते कि ये वाकई में एक फैक्ट है या नहीं। कि उस दौर के रोमन दस्तावेज बहुत कम हैं, इसलिए तारीख को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। दूसरी बात ये है कि सेंट वैलेंटाइन नाम के उस समय एक से ज़्यादा संत माने जाते थे। रोम का वैलेंटाइन, टर्नी का वैलेंटाइन वगैरह, जिनकी कहानियाँ बाद में आपस में मिल गई और इसी वजह से घटनाएँ और तारीख धुंधली हैं। ये तो थी 14 फरवरी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जिसके बारे में ऑब्वियसली बहुत सारे इतिहासकार सहमत नहीं है कि हो सकता है वो तारीख 14 फरवरी रही हो या कोई और तारीख रही हो, या वो संत वैलेंटाइन टर्किन टर्न या वो सेंट वैलेंटाइन रोम से थे या टर्नी से थे। इसमें बहुत सारे अलग-अलग इतिहासकारों की अलग-अलग राय सामने आती है। लेकिन 14 फरवरी तभी से एक इम्पोर्टेंट डेट बन गई। समय चलता गया, लोगों ने इसे एक हिस्टोरिकल डेट बनाकर याद रखना शुरू कर दिया। समय के साथ-साथ यूरोप में नगरों की बनावट बदली। धीरे-धीरे सामाजिक जीवन में डेट्स और सीज़न्स को अलग-अलग इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। साहित्यिक रचनाओं में भी अलग-अलग तरह से सीज़न्स का और वेदर का वर्णन किया जाने लगा। पक्षियों का व्यवहार, खेती के चक्र और मौसम के बदलाव को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जाने लगा। सबसे बड़ा नोटिसेबल चेंज तब आता है जब अमेरिका में ऑफिशियली प्रिंटिंग सर्विस शुरू हुई। साथ ही साथ लोग अलग-अलग तरह से बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी ढूँढने लगे। अलग-अलग जगह पर लोग छापे खाने बना रहे थे। वहीं प्रिंटिंग के साथ-साथ एक नई मार्केट ने भी जन्म लिया, जो थी विज्ञापन की मार्केट। दुकानों के बाहर तख्तियाँ टंगने लगी जिसमें स्पेशल डेज़ के लिए स्पेशल ऑफर लिखे जाते थे। अमेरिका में धीरे-धीरे वैलेंटाइन की प्रक्रिया संगठित रूप लेने लगी। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस सर्विस शुरू हो चुकी थी और देश भर में नए-नए छापेखाने बनने लगे थे। और उन सभी ग्रीटिंग कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए घोड़े गाड़ियों और रेलगाड़ी का यूज़ होता था। साथ ही साथ न्यूज़पेपर का भी प्रसार हुआ, अलग-अलग नए न्यूज़पेपर आए और उसके साथ ही डेवलप हुई एक नई विज्ञापन प्रणाली, जिसमें हम अखबारों में और प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए विज्ञापन का प्रचार-प्रसार किया जाने लगा। इन सभी विज्ञापनों में एक चीज़ सामान्य होती थी कि विशेष तिथियों के आसपास, यानी कुछ स्पेशल डेट्स के आसपास कुछ स्पेशल ऑफर निकाले जाते थे, जिसमें कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता था कि वो आकर शॉपिंग करें। धीरे-धीरे ये सब एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गया, जिसमें प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट की सब कुछ व्यवस्था होती थी। अमेरिका में ये सब केवल बड़े शहरों में ही सीमित नहीं रहा, धीरे-धीरे गाँव में भी इसका प्रचलन बढ़ने लगा, दुकानों के बाहर तख्तियाँ टाँगी जाने लगी, मौसमी मेलों में भी अलग-अलग तरह के ऑफर्स और स्पेशल डेट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाने लगा। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ग्रीटिंग कार्ड्स का आदान-प्रदान बढ़ने लगा। धीरे-धीरे ये सब कुछ एक प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता गया, जहाँ पर किसी डेट के साथ उससे जुड़े ऑफर, उससे जुड़ी स्पेशल एक्टिविटी को अट्रैक्ट किया जाने लगा। ये वही मोड़ था जहाँ पे रोमन साम्राज्य की इस गुमनाम सी तिथि को भी हाईलाइट किया जाने लगा और इसे
प्यार और भावनाओं के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया सिनेमा ने और म्यूजिक में। मूवीज, म्यूजिक और मैगजीन के जरिए ये पश्चिमी जीवन शैली धीरे-धीरे दुनिया के सभी हिस्सों में फैलने लगी। भारत में सबसे पहले इसका असर महानगरों में दिखा। अंत क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स की मौजूदगी बढ़ रही थी, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे थे इंटरनेशनल ब्रांड और फॉरेन ब्रांड को यूज़ करने को लेकर। इसे उन्हें विदेशी तिथियों और विदेशी त्योहारों के प्रति भी उत्सुकता बढ़ी, जिसके चलते 14 फरवरी एज ए वैलेंटाइन डे भारत में भी मनाया जाने लगा। भारत में इसका शुरुआती स्वरूप मेनली 1990s के दशक में दिखने लगा, जब केबल टीवी, एफएम रेडियो और अंग्रेजी अखबारों की पहुंच बढ़ी। विज्ञापन एजेंसियों ने सीजनल एडवर्टाइजमेंट की स्कीम शुरू की। फूलों की दुकान, कार्ड शॉप और बेकरीज ने फरवरी के आसपास अपनी डेकोरेशन बदली और नए-नए ऑफर्स निकालने शुरू किए। चॉकलेट और गिफ्ट आइटम बनाने वाली कंपनियों ने स्पेशल पैकेजिंग शुरू कर दी। शॉपिंग मॉल संस्कृति के उभरने के साथ-साथ इन गतिविधियों को एक मंच मिला। धीरे-धीरे 14 फरवरी को सिर्फ एक दिन के नहीं पर बल्कि पूरे एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल में मनाया जाने लगा, जिसमें रोज़ डे, प्रॉपोज़ डे, प्रॉमिस डे और बहुत सारे डेज़ इंक्लूड किए जाने लगे। ध्यान दें कि हर दिन यानी कि एक नया कंज्यूमर प्रोडक्ट और हर दिन को किसी न किसी एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया गया। किसी दिन को किसी फूल के साथ और किसी अन्य दिन को टेडी बियर के साथ या चॉकलेट के साथ जोड़ दिया जाने लगा। उस दिन के आसपास कॉलेज और दफ्तरों के आसपास एक अलग ही तरह की चहल-पहल का माहौल दिखाई देने लगा। ई-कॉमर्स के चलते ये त्योहार धीरे-धीरे छोटे शहरों में भी अपने पाँव पसारने लगा और छोटे शहरों में भी इस तरह के त्योहार को मनाने का चलन दिखने लगा, क्योंकि लोग ग्रीटिंग कार्ड्स का आदान-प्रदान करने लग गए। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में किसी भी नए चलन को अपनाने की गति एक समान नहीं होती है। बहुत सारे लोग, जब भी कोई नया चलन या कोई भी नई प्रणाली अक्सर हाइलाइट होती है, तो बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट और बहुत सारे लोग उसके विरोध में जुटते हैं। और यही इस त्योहार के साथ भी हुआ। बहुत सारे दल इसे एक विदेशी सभ्यता का त्योहार मनाकर इसका विरोध करते रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः रूप से आप बजरंग दल का नाम सुनते रहे हैं। इन डे पर पूरी दुनिया में लोग खर्चा करते हैं और पूरी दुनिया के पिंक टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इससे मिलता है। पिंक टैक्स उस टैक्स को बोला जाता है जो वुमेन या औरतों से जुड़ी सामान पर लगाया जाता है, जैसे उनसे जुड़े कपड़े, फ्लावर्स, चॉकलेट्स इत्यादि पर पिंक टैक्स की वसूली की जाती है। त्योहारों की बात करें तो वैलेंटाइन डे पर खर्च के आंकड़े हर देश में अलग-अलग हैं। एक आम अमेरिकी इस दिन पर लगभग 175 से लेकर $200 तक का खर्च करता है, जिसमें फ्लावर, गिफ्ट और डिनर तक शामिल होता है। यदि पूरे यूएसए की बात करें तो इस एक दिन के सेलिब्रेशन पर पूरे यूएसए में ऑलमोस्ट 25 अरब डॉलर का व्यापार होता है। वहीं जापान में कल्चर कुछ अलग है। वहाँ जापान में चलन है कि जापान में महिलाएं परंपराओं के अनुसार पुरुषों को चॉकलेट और उपहार देती हैं और वहाँ का औसतन खर्च लगभग $50 से $70 प्रति व्यक्ति होता है। चीन में यह खर्च कम ज़्यादा संस्कृति पर निर्भर होता हुए भी लगभग $30 से लेकर $55 प्रति व्यक्ति रहता है। भारत में वैलेंटाइन डे पर औसतन प्रति व्यक्ति का खर्च कुछ कम रहता है। यदि एक रफ एस्टिमेट की बात करें तो भारत में ये खर्च $10 से लेकर $25 प्रति व्यक्ति रहता है। भारत में 14 तारीख के साथ एक और स्मृति भी जुड़ गई। 14 तारीख को भारत में पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें हमारे देश के कई सैनिक मारे गए थे। इसके बाद इस दिन को लेकर सार्वजनिक भावनाओं में बदलाव हुआ और कई लोगों ने इस दिन को ब्लैक डे या सेना के स्मरण के रूप में याद किया जाने लगा। इस सार्वजनिक स्थलों पर लोग मोमबत्ती जलाकर सेना को श्रद्धांजलि देते हैं और शांति का संदेश देते हैं। सार्वजनिक जीवन में यह तारीख एक अवसर की तरह आती जाती रहती है, पर गौर करने की बात है कि इस डेट को किसी भी देश में कोई ऑफिशियली हॉलीडेज नहीं होता और ना ही कोई ऑफिशियली सेलिब्रेशन होता है। ये सिर्फ एक पर्सनल सेलिब्रेशन है, जिसमें लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और कुछ अच्छा समय अपने जीवन साथी के साथ गुजारते हैं। तो ये साफ है कि सभी देशों के ऑफिशियल कैलेंडर्स में ये तारीख सिर्फ एक तारीख भर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।